नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोग ने मगध साम्राज्य के बारे में और उसके आगे चंद्रगुप्त मौर्य वंश और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अगले वंश बिंदुसार के बारे में देखे। तो दोस्तों, हम लोग कल इसकी गहन अध्ययन के आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से देखे होंगे वीडियो इसको। तो आज हम उसी मौर्य वंश के आगे एक बहुत ही मस्त शासक, शक्तिशाली शासक अशोक हुआ, उसी के बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे। और इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम हो उसमें रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हम कहानी सुनते चलेंगे अशोक के बारे में। तो क्या है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि आप मेरे चैनल से ना जुड़े हैं तो जुड़ जाए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कि दोस्तों, बात ऐसा है कि बिंदुसार बिंदुसार के समय क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार जब शासक हुआ करता था तो बिंदुसार जब शासक हुआ करता था तो वहाँ पर तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में क्या हुआ कि विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने वहाँ के गवर्नर सुसीम को भेजा गया, जो बिल्कुल नाकाम हो गया। सुसीम, जो अशोक का बड़ा भाई है, ये बिल्कुल नकारा साबित हुआ। उस समय नाकाम रहा और उज्जैन के गवर्नर अशोक को तक्षशिला भेजा गया और विद्रोह को दबा दिया। और अशोक जो था पहले उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था, और जो उज्जैन का गवर्नर अशोक था, तो अशोक को फिर यहाँ भेजा गया। तो अशोक क्या किया, अपने पूरी दिमाग लगा के मगध वाला, और अशोक को दबा दिया। और फिर अशोक वहीं का गवर्नर बन गया, तक्षशिला का ही गवर्नर बना दिया। अशोक को तक्षशिला का गवर्नर बना दिया। इधर जब अशोक तक्षशिला का गवर्नर बना दिया तो क्या होता है कि जब वहाँ गवर्नर रहता है तो बाद में पता चलता है कि इसके पिता जो बिंदुसार है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है ना, तो अशोक क्या करता है, अब यहाँ के जब उसकी पता चलता है कि इसकी पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु के बाद अशोक वहाँ से आता है। और एक बुक में मेंशन है कि अशोक अपने गुरु खलनायक, इसको खलनाटक, नोट खलनायक, इसको खलनायक से याद करिएगा, हम याद खलनायक से किए हैं, तो इसका नाम खलनाटक का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और एक विदाक में मेंशन है कि अपने 99 भाई की हत्या करता है, और अपने 99 भाई की हत्या करके ये अपने मगध की गद्दी पर 268 ईसा पूर्व, ये डेट याद रखिएगा, 268 ईसा पूर्व में अपने मगध की गद्दी साम्राज्य पे बैठता है, मगध के साम्राज्य पे बैठता है और उस गद्दी पे राज करता है। तो ये तो हो गया बैठने के सिलसिला में इसकी क्रम को जाना कि जब बिंदुसार के समय में जब तक्षशिला पर विद्रोह होता है तो उस समय अपने उसके बड़े बेटे सुसीम को बुलाता है, वो नाकामयाब होता है, तो अशोक को फिर बोलता है। अशोक आता है तो उस जो युद्ध को दबा देता है और फिर वहाँ गवर्नर बन जाता है। और वहीं जब रहते रहते पता चला कि इसे मेरे पिता की मृत्यु हुआ, तो बेचारा आता है, उसमें 99 भाइयों का कलह रहता है, तो 99 भाइयों को मारता है और उसके बाद मगध की गद्दी पे बैठता है। तो ये हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ये रहता है कि अशोक का जन्म कब हुआ, तो थोड़ा सा इससे भी क्वेश्चन अब देख लीजिए, ये कहीं क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही आपके लिए ढूंढा हूँ, तो लाइक शेयर जरूर करें। 304 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुआ, ये आप नोट करिएगा। 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो पटना है, ठीक है। और अपने 99 भाइयों की हत्या किया, उसके बाद बना, और 268 में बना, और 269 में इसकी राज्याभिषेक हुआ, ये आप नोट करिए। 269 ईस्वी में इसको 269 ईस्वी में इसकी राज्याभिषेक होता है। 269 ईसा पूर्व में इसको क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। और जब इसी की 8 साल बाद, अब देखिए डिफिनेशन, 8 साल बाद कितना, 261 ईसा पूर्व। अभी अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि सर जब 269 ईसा पूर्व तो 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व, 8 साल घटा दिए, तो क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व जब रहता है, बीसी जब रहता है तो उसको घटाते हैं, और एडी जब रहता है तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के और जन्म के पहले की कहानी है, इसके लिए भी होता है। तो चलिए, तो अब हो गया कि 201 जब गद्दी में बैठा, उसके 8वें साल के बाद ये क्या हुआ कि अपनी युद्ध को 8 समय बाद 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं रहता है तो ये रहता है, कलिंग का युद्ध किया। और कलिंग का युद्ध किया तो उस समय इतना युद्ध, कलिंग का युद्ध हुआ, इसके संबंध में क्वेश्चन होता है। ये
कलिंग का युद्ध जो है 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। ठीक है, अशोक का 13वां शिलालेख में इसका वर्णन है कलिंग के युद्ध के बारे में। उस समय कलिंग के युद्ध में इतनी कत्लेआम, इतनी खून खराबा हुआ, जिसे देखकर अशोक का दिमाग और दिल दहल गया। और उसके बाद ये निर्णय लिया कि ना भैया, अब हम युद्ध ना करेंगे, और उसने युद्ध को त्याग दिया। तो कलिंग के बाद इसका युद्ध को त्याग दिया था, ये युद्ध छोड़ दिया। कलिंग के बाद क्या किया कि युद्ध छोड़ दिया अशोक, कि ना भैया अब हम युद्ध ना करब। तो एक क्वेश्चन एक और आता है इसमें कि कलिंग का जब आक्रमण किया था, तो इसकी जो वहाँ का राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था, कलिंग का जब आक्रमण हुआ तो कलिंग को उस समय राजा था राजा नंद। राजा नंद उस समय राजा हुआ करता था। और कलिंग की आक्रमण की जानकारी खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से भी मिलती है। 13वां शिलालेख में तो है ही, एक खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। ये नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, ये भी बहुत ज़रूरी है कि खारवेल का हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख किसका? खारवेल का। वहाँ से भी इसकी जानकारी को मिलती है। और जब इसने कलिंग के बाद देखा कि बहुत कत्लेआम, खून दबा बहा, तो अशोक ने सोचा कि ना अब युद्ध ना करेंगे। तो इसने क्या किया कि बौद्ध नीति को और धम्म को नीति का अपना लिया कि ना अब युद्ध नहीं, हम शांति चाहिए, शांति शांति रहेंगे। तो बौद्ध और धम्म का नीति अपनाई इसने। बौद्ध, नोट करते चलिएगा, हर कॉपी में आप इसको नोट करते चलिए, बौद्ध और धम्म का नीति अपना लिया। बौद्ध और धम्म का नीति अपना। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने का प्रेरणा अपने भतीजा, अशोक जो है अब बौद्ध धर्म अपनाने का प्रेरणा बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रेरणा अपने भतीजा निग्रोध से, अपने भतीजा निग्रोध से लिया। लेकिन जब बौद्ध धर्म जो वो अपना लिया तो उसका शिक्षा दीक्षा भी किया जी। तो शिक्षा दीक्षा कौन किया? तो उसका शिक्षा दीक्षा उपगुप्त जो इसका गुरु हुआ, उपगुप्त गुरु हुआ, जो इसका शिक्षा दीक्षा कराया। तो अशोक का 2 गुरु हमें बताए। अशोक का एक प्रारंभिक गुरु बताए खलनाटक, जिसके आशीर्वाद लिए कि गुरु जी हम जा रहे हैं राज करने। तो गुरु जी बोला तथास्तु बस। और वो आता है 99 भाई को हत्या करता है और क्या करता है, गति गति बैठता है। तो एक प्रारंभिक गुरु हुआ कौन आपका? खलनाटक। प्रारंभिक गुरु खलनाटक, प्रारंभिक गुरु खलनाटक। और एक दूसरा गुरु जो बौद्ध धर्म के लिए, ये कौन सा गुरु हुए? धार्मिक गुरु हुए। ये बौद्ध उपगुप्त जो हुए ये धार्मिक गुरु हुए। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा, ये धार्मिक गुरु होते हैं। तो जब ये बौद्ध धर्म जब ये अपनाया, तो जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो ये नहीं कि अब हम बौद्ध धर्म अपना लिए भैया तो अब पूरा राज में बौद्ध धर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक जब बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म को सिर्फ व्यक्तिगत अपनाया है। अशोक सिर्फ व्यक्तिगत अपनाया, व्यक्तिगत। ये अब पूरी राज में जो राज था, वो राज में ये नहीं कि पूरा राज बौद्ध धर्म मानेगा। राज को जो प्रजा को जो मानने का इच्छा है, ये राजकीय धर्म घोषित नहीं किए कि प्रजा को जो मानने की इच्छा है तो वो मानेंगे। ये नहीं कि हम बौद्ध धर्म मान लिए तो पूरी प्रजा बौद्ध धर्म मानेगा। तो ये व्यक्तिगत धर्म है। अशोक जो था ये जो सहिष्णुवादी था, सहिष्णुवादी आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बता रहा हूँ। सहिष्णुवाद उसे कहते हैं कि सहिष्णुवाद का अर्थ होता है कि किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। अशोक कोई धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो उन्होंने अशोक धम्म की परिभाषा, अशोक जो धम्म अपनाया उस धम्म की परिभाषा राहुलोवादसूत और सिंहलोकवादसूत नामक बौद्ध साहित्य में लिया गया है। कौन सा? राहुलोवादसूत। नोट करते चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुलोवादसूत और सिंहलोवादसूत, राहुलोवादसूत और सिंहलोवादसूत। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन पे आप नोट करते चले। सिंहलोवादसूत, सिंहलोवादसूत से लिया गया है। जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जब युद्ध कर लिए, अब तो भाई अब बौद्ध धर्म अपना लिए तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तो चाहिए ना भाई, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार भी किए, प्रचार किए। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जो ये क्या किए कि बौद्ध धर्म जब प्रचार करने के लिए उन्होंने किया कि अपने जो बेटा है और पुत्र, इनके एक अशोक का एक बेटा एक बेटी हुआ, तो बेटा का नाम हुआ एक बेटा और एक इनकी बेटी हुआ। तो बेटे का नाम हुआ महेंद्र, बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा, बेटी संघमित्रा। इन दोनों को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा कि नहीं भेजाओ तुम लोग श्रीलंका से जाकर प्रचार करो। इनकी प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और खुद अशोक जो है वो नेपाल गया प्रचार करने के लिए। खुद अशोक नेपाल चला गया प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म के लिए। तो जब बेटा बेटी जब बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए नेपाल जब गया
तो नेपाल में सॉरी श्रीलंका गया, तो श्रीलंका का उस समय राजा हुआ करता था, श्रीलंका का उस समय राजा हुआ करता था ये सिंघली, श्रीलंका का उस समय राजा हुआ करता था सिंघली। तो श्रीलंका को उस समय राजा सिंघली हुआ करता था। तो सिंघली जो था ये उस राजा जो था सॉरी सिंघली संप्रदाय को छोड़कर अपने अपने आप को क्या किया, बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म मानने लगा। तो वहाँ पर भी बौद्ध धर्म माना, ठीक है। और खुद ये नेपाल जाके प्रचार किए। और जब कहा जाता है कि अशोक जब युद्ध को छोड़े तो उसे 10वें वर्ष यानी कि जब वो राज्याभिषेक कर रहे थे, तो राज्याभिषेक जब इनको 268 ईसा पूर्व में हुआ था, देखिए राज्याभिषेक 268 ईस्वी में, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और युद्ध के बाद से वो 8वें वर्ष, युद्ध के बाद से राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और युद्ध के बाद जो दूसरे वर्ष में युद्ध के दूसरा वर्ष बाद उन्होंने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, इन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया, जगह जगह घूम के अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बोध गया पहुँचे और 20वें वर्ष लुम्बिनी, 10वें वर्ष बोध गया। और यहाँ पर अगला सा क्वेश्चन में आते हैं कि जब राज्याभिषेक तो 10वें वर्ष और 20वें वर्ष, 10वें वर्ष में ये बोध गया, नोट करिएगा, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। और लुम्बिनी पहुँचे और लुम्बिनी पहुँचकर वहाँ का कनिक मुनि स्तूप को दुगना करवाया। कनिक मुनि स्तूप था उसको दोगुना करा। बलि जो वहाँ पर कर दिया जाता था, एक टैक्स दिया जाता था, उसको धार्मिक टैक्स को भी कम कर दिया। लुम्बिनी जब पहुँचा तो धार्मिक टैक्स वगैरह को भी इसने कम कर दिया। इसी अशोक ने एक तो क्वेश्चन जानते हैं कि हम बौद्ध धर्म में कर पाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अशोक ने अपने तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध संगीति, ठीक है, हम 3 को बौद्ध संगीति बताए हैं, बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो ये चारों इसके बारे में पूरे डिफिनेशन के साथ हम बताए हैं, नहीं तो पिछले वीडियो में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में आप आगे आए। तो ये 4 बौद्ध सूत्र हुआ, जिसमें तीसरा बौद्ध संगीति का किसी के कार्यकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी बताते हैं। इसमें अध्यक्षता कौन किया था, तो मोगलीपुत्तिस्त। अब यही मोगलीपुत्तिस्त याद है अभिधम्म पिटक की रचना किए थे। तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मेंशन है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और 232 ईसा पूर्व में अशोक जी की मृत्यु होती है, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु होती है। और इस समय अशोक की मृत्यु होती है और अंतिम शासक बृहदत्त, ये हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। अंतिम का मौर्य शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर देती है। और मौर्य वंश के जगह पर कौन, शुंग वंश की स्थापना की जाती है, अब हम इसके आगे आते हैं कि मौर्यकालिक का जो प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं कि मौर्यकालिक का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। अच्छा, इसके पहले हम कुछ और 2-4 वर्ड हम इसके से मेंशन करना चाहते हैं कि जो मान लीजिए कि जो बौद्ध धर्म का ये अशोक का जो मृत्यु हुआ ये 232 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा मेंशन कर देना चाहते हैं कि अशोक जो था ना पहले शैव धर्म को मानता था। अभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन सा धर्म अपनाता था, कहीं नोट कर लीजिएगा। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्म को अपनाता था, बाद में इसके गुरु गुप्त मिले और वहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने। और ये ना अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए भी बहुत गुफा बनाया। क्यों? क्योंकि इसके जो पिता थे आजीवक संप्रदाय बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को मानता था, और तो इसने आजीवक संप्रदाय के लिए बहुत सारे काम किया, गुफा बनाया। जैसे बराबर की पहाड़ी जो जहानाबाद तरफ है, बराबर की पहाड़ी ये बराबर की पहाड़ी में इसने 4 गुफा को बनाया, 4 गुफा बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोलेगा। पहला गुफा का नाम था सुदामा, दूसरा कर्ण, ठीक है, दूसरा कर्ण, तीसरा चोपड़ा, नोट करते चलिएगा, तीसरा चोपड़ा, और चौथा विश्व की झोपड़ी दान दे दी, चौथा था विश्व की झोपड़ी। ये 4 गुफा ये क्या किया, ये बराबर की पहाड़ियों में बनाया, जो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए रहा गया। ये कहीं कहीं आपको मेंशन मिलेगा आपको ना कि अशोक की मेंशन का एक है, अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था, ठीक है। इसमें 5 पत्नी, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किससे था, कारुबाकी से। ये भी आपको कोई भी देखने को मिलता, कारुबाकी से था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जो अपने संदेश को अभिलेख लिखने का परंपरा था।
लेकिन ये अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख यूँ होता है ना कि आप बड़े बड़े चट्टान और पत्थरों पर अपने खुदवा कर कुछ मेंशन करवा दिए, पूरा उसके बारे में जानकारी दे दिए, उसी को अभिलेख कहा जाता था। तो अभिलेख कैसा पहला शासक था? तो सर ये अब क्वेश्चन बोलेंगे सर ये ऐसा बात है कि अभिलेख ये जब अशोक ऐसा शासक था तो इसमें ज्ञान आया कहाँ से, ये लिखा। तो हाँ ये तो क्वेश्चन है कि इसको ज्ञान कहाँ से आया। तो लेकिन इसका जो अशोक का जो ज्ञान आया ना, ईरान के राजक, ईरान के उस समय राजा हुआ करता था डेरियस या दयाबाहु, उसी को देखा देखी इसको डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम इसको, या एक नाम और इसका दयाबाहु या दयाबाहु, इसी को देखकर इन्होंने अभिलेख लिखना स्टार्ट करवाया। तो जब अशोक अभिलेख लिखना स्टार्ट करवाया तो असल मूलतः ये जो अभिलेख था इसका ना 4 भाषाओं में लिखा करता था। अब बोलिएगा ये 4 भाषा कौन कौन था? मतलब 4 लिपि, सॉरी भाषा नहीं, 4 लिपियों में लिखा करता था इसने। तो अभिलेख जो था 4 लिपियों में लिखा हुआ था, जिसमें पहला अभिलेख था ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, आप नोट करते चलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी ये ब्राह्मणी लिपि। इस अभिलेख का जो परिचय हुआ था ना, ये अभिलेख आपको, ये ब्राह्मणी लिपि जो अभिलेख था वर्तमान भारतीय के क्षेत्र में देखने को मिला था। ये भारत के क्षेत्र में मिलेगा देखने के लिए, जितना भी खुदाई भारत में है ना वो ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिलता है। ठीक है, तथा दूसरा है खरोष्ठी लिपि, आप नोट कर चलिएगा। दूसरा खरोष्ठी लिपि, ये खरोष्ठी लिपि ये ना पाकिस्तान के क्षेत्र तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। ये वर्तमान में जो पाकिस्तान क्षेत्र है उधर देखने को मिलता है। प्राकृतिक भाषा और खरोष्ठी लिपि ये दोनों उधर ही देखने को मिलता है। चौथा था ग्रीक और अरमाइक, एक तीसरा था ग्रीक लिखी और चौथा अरमाइक लिखी, अरमाइक। ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में ज़्यादा, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है देखने को, अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अफ़गानिस्तान के काबुल सरहना प्रांत में अभिलेखों को ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपि में देखने को मिलता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका, शाह ए कूना, इस अभिलेख को शाह ए कूना ऐसा अभिलेख था। ये द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। शाह ए कूना को द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है, शाह ए कूना को। अभी इसमें एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि आप मान ठीक है भाई अभिलेख लिखा तो इसको पढ़ने का श्रेय भी तो किसी के जाता होगा, पढ़ा कौन? तो देखिए इस अभिलेख के बारे में आपको 1837 में, 1837 में, ये 1837 में जेम्स प्रीसेप, नाम थोड़ा टेढ़ा है याद करिएगा, जेम्स प्रीसेप नामक वैज्ञानिक ने पढ़ा। इसे पहले 1700 कुछ ईस्वी में, या एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा, उसमें टिपेंथलर ने पहले इसको देखा लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। लेकिन वास्तविक पढ़ने का श्रेय जो है ये जेम्स प्रीसेप को 1837 ईस्वी में जाता है। अशोक का बहुत से नाम था, देवनाम, प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवताओं को पसंद करने वाला। तो ये देवनाम और प्रियदर्शी इसका नाम था। और ये मध्य प्रदेश का गुजरा, कर्नाटक का भास्की, नेदर तथा उद्गोलन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक लिखा। तो ये क्वेश्चन हमेशा था कि अशोक का नाम इसका कहाँ लिखा गया है। तो ये एमपी का, मध्य प्रदेश का कहाँ पे, गुर्जरा, नोट करिएगा, मध्य प्रदेश का गुर्जरा, कर्नाटक का मॉस्की, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो कर्नाटक का मॉस्की, ये अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मध्य प्रदेश का गुर्जरा और कर्नाटक का मास्की में इसका नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन एक भाब्रू अभिलेख होता है जो राजस्थान के भाब्रू में है, राजस्थान में लिखा हुआ भाब्रू अभिलेख। तो एक भाब्रू अभिलेख, ये भी कहीं कोर्ट पर लिख कर लीजिएगा कि भाब्रू अभिलेख में मगध का सम्राट बताया गया, अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। कौन सा? भाब्रू अभिलेख में मगध का सम्राट बताया गया है। भाब्रू अभिलेख में ही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है। इसमें भी क्वेश्चन भाब्रू ही अभिलेख में एक जगह कहीं हम इसको अलग से चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा आप। भाब्रू अभिलेख में पहले तो क्या कि अशोक को सम्राट, मगध का सम्राट बताया गया है। ठीक है, भाब्रू अशोक में अशोक को महा सम्राट बताया गया। और भाब्रू अभिलेख में बौद्ध की 3 नीतियाँ, कौन? बुद्ध, धम्म और संघ की रचना की गई है। तो आप इसको देखिएगा। तो ये बुद्ध, धम्म, संघ किसकी रचना की? तो ये हुआ अशोक का जीवनी से। अब हम आते हैं मौर्यकालीन व्यवस्था। अब मौर्यकालीन में कुछ आर्थिक व्यवस्था होगी, तो मौर्यकालीन व्यवस्था के रूप में आते हैं कि मौर्यकालीन में क्या था। तो मौर्यकालीन के समय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में था कि पहले वहाँ कार्यपालिका
न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था पालिका, ये तीन में प्रधान खुद राजा हुआ करता था। खुद प्रधान राजा हुआ करता था वहाँ का, राजा हुआ करता था खुद प्रधान वहाँ का, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त वहाँ पर मजबूत नौकरशाही भी था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर नौकरशाही भी था, व्यवस्था था। और जिसका प्रमाण दो भागों बांटा था। इसमें नौकरशाही का व्यवस्था था। इसका पहला तीर्थ महापात्र और दूसरा अध्यक्षता का प्रमाण मिलता था। तो ये इसमें था अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है उसमें 18 प्रकार। अर्थशास्त्र किसी रचना है तो चाणक्य की रचना है। तो उसमें अर्थशास्त्र में 18 प्रकार का आपका तीर्थ का और 27 प्रकार का, 18 प्रकार का तीर्थ, 18 प्रकार का तीर्थ और 27 प्रकार का आपका क्या अध्यक्ष की चर्चा के कहा गया है, इसमें बोला गया है। अशोक के काल में आपका ये प्रांतों की कुछ पाल संख्या हुआ करती थी। तो अशोक के काल में 5 प्रांतों की संख्या थी। तो ये 5 प्रांत जो हैं, ये थोड़ा देखिएगा 5 प्रांत क्या क्या है। इसमें पहला प्रांत है आपका, पहला प्रांत है आपका इसमें ये उत्तरार्थ। उत्तरार्थ की राजधानी कहाँ पे, उत्तरार्थ, सॉरी, पहला प्रांत है उत्तरार्थ। तो उत्तरार्थ की कहाँ पे है, तक्षशिला। आप नोट करते चलेगा यहाँ पे, उत्तरार्थ की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। दूसरा दक्षिणार्थ, तो दक्षिणार्थ, दूसरा दक्षिणार्थ, दक्षिणार्थ तो दक्षिण में है तो दक्षिणार्थ का स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी। उत्तर में है तो तक्षशिला, दक्षिण का स्वर्णगिरी। तीसरा अवंती, अवंती, अवंती का जानते हैं आप लोग, उज्जैन, अवंती का उज्जैन, ठीक है, अवंती का उज्जैन। चौथा कलिंग, कलिंग का, कलिंग, कलिंग का तोशली, कलिंग का कहाँ, तोशली, कलिंग का तोशली। और पचमा प्राची, यहाँ पर नोट कर देते हैं, पचमा प्राची, प्राची का राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये 5 प्रकार का हमने बताया। पहला हम लोग क्या बताया, उत्तरार्थ, उत्तरार्थ का तक्षशिला, दक्षिणार्थ, दक्षिणार्थ का स्वर्णगिरी, अवंती, अवंती का उज्जैन, कलिंग का तोशली और प्राची का पाटलिपुत्र। प्राची कहाँ बताया, पाटलिपुत्र। और इसमें ये जो 5 होता है, इसमें मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में मौर्यकाली को नगर का प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। इंडिका जो मेगास्थनी की रचना है, इसमें मौर्यकाली में नगर प्रशासन के बारे में जानता है। बोला कि मौर्य के काल में मजबूत गुप्तचर हुआ करता था। गुप्तचर, मौर्य काल में मजबूत गुप्तचर हुआ करता, और गुप्तचर को क्या करते थे, उसमें गुप्तचर को गुड कहा जाता था, गुड, गुड पुरुष। कहीं नोट कर लीजिए, गुड पुरुष, गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था, ठीक है। इसमें इसकी मौर्यकालीन व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में कृषि मुख्य प्रधान था। कृषि इसमें ज़्यादा फेमस था। इसमें कृषि जो है इसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ही योगदान था कृषि का। तो कृषि प्रधान देश था ये बिल्कुल। और इसकी भूमि जो है अदेवदात्त मातृभूमि होते थे। एक इसमें भूमि जो होता था अदेव मातृक भूमि, अदेव मातृक भूमि, क्या अदेव मातृक, अदेव मातृक वो है जो कम, अदेव मातृक भूमि वह होती थी जो कम सिंचाई पे या बिना सिंचाई पे, कम सिंचाई हो या बिना ना सिंचाई हो, उसमें अच्छी पैदावार उत्पन्न कर दे। कम सिंचाई या बिना सिंचाई पर अच्छी पैदावार उत्पन्न कर दे, उसी को बोला जाता था। और इसमें व्यापारिक प्रधान था। इसमें व्यापारियों का बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। इसमें इनके काल में एक रुद्रदामन झील का भी निर्माण जो था उसको करवाया गया। रुद्रदामन झील एक सौराष्ट्र में एक सिंचाई झील का निर्माण कराया गया, नहर झील का निर्माण करवाया गया, जिसे रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और सुदर्शन झील का भी निर्माण इसमें करवाया गया था। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो आज बहुत लंबा हो गया वीडियो दोस्तों। अभी अशोक के बहुत दिन जाना है, इसके शिलालेख के बारे में जानेंगे। अभी इनके बृहद शिलालेख के बारे में जानेंगे, अभिलेख के बारे में जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आई होप आज के वीडियो इतने ही तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट आगे क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। और मेरे चैनल से ना जुड़े तो जुड़ जाए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंद,
जय हिंद दोस्तों।